हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड नाम से स्पष्ट है। यहां पर एक वर्ड आया है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। पॉली का मतलब होता क्या है? अनेक, अर्थात इसमें अनेक सैकेराइड इकाइयां उपस्थित होती हैं। तो पॉलीसैकेराइड में इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C6H10O5 की होल पावर n, और यहाँ पर n की वैल्यू 12 से लेकर और सैकड़ों तक होती है। 1000 हो सकती है, 100 हो सकती है, तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ 12 से सैकड़ों तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये अक्रिस्टलीय होते हैं, कॉमा स्वादहीन होते हैं, और स्वादहीन होने के कारण इनको अशर्करा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मीठे नहीं होते हैं। जबकि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो हमने पढ़े थे वो स्वाद में कैसे थे? मीठे। क्लियर है? जल में अविलेशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं? अविलेशील या अल्प विलेशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड ये हमारे भोजन का निर्माण करते हैं एंड संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है। पादपों की संरचना बनाते हैं और जंतुओं के लिए भोजन का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन संग्रहण का कार्य इन्हीं का होता है और स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सम पॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है आपका विषम पॉलीसैकेराइड। सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। सम पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है सभी इकाइयां एक समान, अर्थात यहां पर सभी मोनोसैकेराइड इकाई एक समान होती है। सभी मोनोसैकेराइड इकाइयां कैसी होती हैं? एक समान होती हैं। जबकि विषम पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनोसैकेराइड इकाइयां यहां पर कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं हम कि हमें पॉलीसैकेराइड में पढ़ना क्या है। तो हमें यहां पर दो चीजों की स्टडी करनी है। एक तो हमें पढ़ना है स्टार्च और दूसरा हमें पढ़ना है यहां पर सेलुलोज। हमें स्टार्च और सेलुलोज की जानकारी प्राप्त करनी है। दोनों के यदि फॉर्मूलेज की बात की जाए तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 की होल पावर n। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है। स्टार्च जो होता है इसको हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है एमिलोस और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोस को हम अल्फा एमिलोस के नाम से भी जानते हैं और एमिलोपेक्टिन जो होता है इसे बीटा एमिलोस भी कहा जाता है। ठीक है। तो अल्फा एमिलोस और बीटा एमिलोस कह दो या एमिलोस और एमिलोपेक्टिन कह दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल में हम स्टार्च की, कि स्टार्च में जो एमिलोस होता है ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहां पर पाया जाता है? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब स्टार्च।
आप इनको पॉज लेकर उतार लिया करो। तो पॉलीसैकेराइड में अब हमारा टॉपिक है स्टार्च। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार्च का C6H10O5 की होल पावर n। अब स्टार्च जो है ये दो भागों में पाया जाता है, मैंने अभी आपको बता दिया था। पहला भाग इसका क्या होता है, एमिलोस। इसको और किस नाम से जाना जाता है, अल्फा एमिलोस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एमिलोस जो होता है, अल्फा एमिलोस, ये स्टार्च का लगभग 10 से 20% भाग का निर्माण करता है। यानी कंप्लीट स्टार्च जो होता है उसका 10 से 20% भाग कौन बनाता है, एमिलोस बनाता है। नेक्स्ट बात आती है, ये जो एमिलोस होता है इसमें 200 से 1000 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां उपस्थित होती हैं। मतलब लगभग 200 से 1000 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां इसके अंदर उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट बात आती है, ये एशर्करा तो है ही, कंप्लीट स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही एशर्करा होते हैं, यानी स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, जो एमिलोस है ये एक अशाखित रूप होता है। अशाखित रूप है किसका, ये स्टार्च का, अर्थात इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती, एक सीधी श्रृंखला में ये पाया जाता है। ठीक है, अशाखित रूप होता है। इसमें जो ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडी बंध जो होता है वो एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के मध्य में पाया जाता है। पर पहली इकाई कौन सी होगी और दूसरी इकाई कौन सी होगी, तो यहां पर जब स्टार्च का विघटन किया जाता है C6H10O5 की होल पावर n प्लस n मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और जब इसे हम तनु अम्लों की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में जलपघटित करते हैं, तो जलपघटित करने पर हमें यहां पर C6H12O6 के n इकाइयां प्राप्त होती हैं, और ये सभी इकाई अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की होती हैं। ये सभी इकाइयां किसकी होती हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की होती हैं। नेक्स्ट बात आती है कि सभी इकाइयां जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की हैं, अच्छा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि स्टार्च का हमने जलपघटन यदि डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराया था, तो डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपघटित होकर माल्टोस का निर्माण करता है। तो माल्टोस इसका एक डाइसैकेराइड है और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसका मोनोसैकेराइड होता है स्टार्च का। ठीक है, अब ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के कार्बन संख्या 1 के बीच में और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे मैं इसकी हावर्थ संरचना यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से देखोगे। देखो सबसे पहले सभी इकाइयां अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की हैं, मैं 2 इकाई बनाऊंगा तो डाइसैकेराइड हो जाएगा, 3 इकाई बनाऊंगा तो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, इसलिए मेरे को n इकाइयां यहां पर बनानी होंगी। देखो सबसे पहले एक पाइरेनोस लाइक स्ट्रक्चर में बना लेता हूं, इसी प्रकार दूसरी पाइरेनोस स्ट्रक्चर, यहां पर आपकी तीसरी पाइरेनोस स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसी को आप कंप्लीट करोगे, सभी इकाइयों में। ठीक है, ध्यान से पहले समझना है, उतारना नहीं है, पॉज लेकर बाद में आप आराम से उतारना। अब सबसे पहली बात यह आती है कि ये इकाई है कौन सी है, तो ये इकाई है आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान से देखना कौन सी इकाई है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पर OH किधर आएगा आपका, राइट साइड में, और राइट साइड वाले जितने भी है वो सभी कहां लगाए जाते हैं, नीचे, और लेफ्ट साइड वाले जितने भी वो सभी कहां लगाए जाएंगे, ऊपर। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अल्फा है, अल्फा का मतलब पहले कार्बन पर OH कहां आ जाएगा, नीचे। 1 2 3 पर हमेशा कहां आता है बताइए, ऊपर, और लास्ट में ऊपर ही ऊपर क्या आ जाता है, CH2OH। ठीक है,
सभी में हम ये काम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट पर OH, 1 2 3 पर OH ऊपर, और ऊपर ही ऊपर कौन आ जाएगा, CH2OH। इसी प्रकार फर्स्ट पर OH नीचे, 1 2 3 पर OH कहाँ आ जाएगा आपका, ऊपर, और ऊपर ही ऊपर कौन आ जाएगा, CH2OH। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो बचे हुए कार्बनों पर हम OH ग्रुप लगा लेते हैं। इस पर आ चुका है, यहां पर OH आ जाएगा और एक OH आपका यहां आ जाएगा। बैलेंसी कंप्लीट करोगे आप किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, इस कंपाउंड में देखें तो यहां पर OH ग्रुप इस पर आ चुका है और यहां पर OH ग्रुप। बैलेंसी कंप्लीट कर दोगे क्या लगाकर, हाइड्रोजन एटम लगाकर। ठीक है, हाइड्रोजन से हम यहां पर बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। OH यहां आ चुका है और OH, और हाइड्रोजन लगाकर क्या कंप्लीट कर दोगे, बैलेंसी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इकाइयां हमारी क्या बन चुकी हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की मैंने 3 इकाइयां बनाई हैं। लेकिन मेरे को 3 नहीं बनानी, मेरे को n मॉलिक्यूल लेने हैं यहां पर, यानी कि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल, जहां पर n की वैल्यू 200 से 1000 तक होगी मेरी। ठीक है, तो आप देखोगे ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड, एक इकाई के कार्बन संख्या 1, ये देखो कार्बन संख्या 1 है, ये 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास क्या है, कार्बन एटम। अब पहली इकाई का कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई का कार्बन संख्या 4 ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालूंगा, क्योंकि ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड वाटर का मॉलिक्यूल 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों में से निकलने के बाद ही बनता है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक OH और एक H, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा हूं, आप देखोगे ध्यान से, और ये ऑक्सीजन है, इसको मैं लगा देता हूं बीचों बीच। तो ये ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, दूसरी इकाई में भी ऐसा ही करूंगा मैं, यहां से OH और H, या फिर यहां से OH और H बाहर निकाल दूंगा तो H2O बाहर चला जाएगा, और दोनों के बीच में क्या लगा देता हूं मैं, ऑक्सीजन एटम जो बचा। ठीक है, ये मेरा ग्लाइकोसाइडी जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड है, अल्फा ग्लाइकोसाइडी बंद। अल्फा क्यों है, क्योंकि सभी इकाइयां अल्फा हैं, इस कारण। तो अल्फा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड का यहां पर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट ये भी मेरा अल्फा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड होगा, लेकिन अभी तक ये जो बना है ये एक ट्राइसैकेराइड है, तो मेरे को यहां से इस वाली इकाई को भी आगे कंटिन्यू करना होगा और इस वाली इकाई को भी इधर कंटिन्यू करना होगा, जब ये मॉलिक्यूल इनफाइनाइट पर पहुंचेंगे या n मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मैं यहां से क्या करता हूं, देखो इधर से आप देखोगे, इधर से भी ये क्या बनाएगा, एक ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बनाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन लगाकर, ठीक है ध्यान से देखना आप, यहां पर मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन एटम लगा देता हूं और आगे इसको कंटिन्यू कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यू चलती जा रही है स्ट्रक्चर। इसी प्रकार इधर भी क्या करता हूं, ये ऑक्सीजन एटम लगा दिया मैंने और आगे इस तरह से आप यूं कंटिन्यू कर दोगे। ये इस तरह से बनाने का मतलब क्या है, लगातार इधर भी ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बनते जा रहे हैं और इधर भी क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आपका कंप्लीट एमिलोस स्ट्रक्चर बनी है, या अल्फा एमिलोस स्ट्रक्चर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, ये ग्लूकोज का 10 से 20% भाग बनाता है, अशाखित भाग होता है। अब आप यहां पर ध्यान से देखना एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कार्बन संख्या 1 मेरा क्या था, एल्डिहाइड। कार्बन संख्या 1 मेरा क्या था, एल्डिहाइड। कार्बन संख्या 1 क्या था, एल्डिहाइड। बताओ सभी इकाई के कार्बन संख्या 1 बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, बिजी हैं, और जब कार्बन संख्या 1 व्यस्त हैं तो इस कारण ये एक कैसी शर्करा हो जाएगी आपकी, अनअपचायक शर्करा। कैसी शर्करा होगी ये आपकी, अनअपचायक शर्करा। अर्थात ये जो शर्करा है ना तो टॉलेंस रिएजेंट से क्रिया करेगी, ना फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करेगी, और ना ही ये शर्करा जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करेगी, और ना ही फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन का निर्माण ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अनपचायक शर्करा, ये हो चुकी है। इसके अलावा इसने 10 से 20% भाग का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिवाली के टाइम पर मावे के अंदर स्टार्च की मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, तो
जो रसद विभाग होता है आपका, वो मावे में स्टार्च की मिलावट करने के लिए क्या करता है, मावे में लेकर थोड़ा सा आयोडीन मिला देता है। आयोडीन मिलाने पर जैसे ही उस मावे में यदि स्टार्च होगा और स्टार्च का कौन सा भाग, एमिलोस वाला भाग उसके अंदर होगा, तो वह तुरंत ही इसमें ब्लू कलर दे देगा। ठीक है, तो सीधे शब्दों में मैं कहता हूं, घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है कि एमिलोस जो होता है वो आयोडीन के साथ क्रिया करके ब्लू कलर का निर्माण करता है, नीला रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्च का एक भाग हो गया, एमिलोस। और सबसे बड़ी बात, ये जो है जल में, इसका इस तरह से भी आ सकता है, जल में ये वाला भाग जो होता है वो आपका घुलनशील होता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टार्च का कौन सा भाग जल में घुलनशील होता है, उसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाइए। और कौन सा भाग अघुलनशील होता है, यानी जल में अविलेशील होता है, तो दूसरा पार्ट एमिलोपेक्टिन। तो ये आपका कंप्लीट एमिलोस है। अब हम बात करते हैं एमिलोपेक्टिन की। पॉज लेकर आप इसको उतारोगे। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा आता है एमिलोपेक्टिन। इसका एक और नाम क्या हो जाता है, बीटा एमिलोस। और ये जल में कैसा होता है, अविलेशील होता है। जल में कैसा पार्ट है, ये अविलेशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, जो एमिलोपेक्टिन है ये स्टार्च का, एमिलोपेक्टिन स्टार्च का 80 से 90% भाग का निर्माण करता है। स्टार्च का कितना पार्ट बनाता है, ये 80 to 90% भाग का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात, जो एमिलोस है ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 4 तथा कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 6 के मध्य में बनाता है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, तो ये जो होता है ये आपका एक शाखित भाग होता है। ये कैसा है, शाखित पार्ट है किसका, स्टार्च का। और शाखित पार्ट है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें ब्रांच पाई जाती हैं, सीधी श्रृंखला भी चलेगी और नीचे से इसमें ब्रांच भी निकलेंगी। तो जो अशाखित भाग होता है, अशाखित भाग जो होता है उसमें तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 4 के बीच में। और जो शाखित भाग होता है उसमें पाया जाता है कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 6 के बीच में। सभी इकाइयां जो यहां पर होती हैं वो सभी इकाइयां अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की ही होती हैं। सभी इकाइयां किसकी हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो हम एमिलोपेक्टिन बनाएंगे इसमें एक तो सीधी श्रृंखला भी बनेगी और इसमें से ब्रांच भी निकलेंगी। ठीक है, तो ब्रांच भी हमको बनानी है और सीधी श्रृंखला भी बनानी है। देखोगे ध्यान से, मैं इसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है मेरे पास उसकी पायरेनोस स्ट्रक्चर ले लेता हूं। 1 2 और एक इधर ले लेता हूं। 3। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखोगे ये तो पार्ट कौन सा हो जाएगा, शाखित। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब दूसरा पार्ट अशाखित, और दूसरा पार्ट मेरे को क्या बनाना है, शाखित। तो मैं सबसे पहले इसकी बैलेंसी तो कम से कम कंप्लीट कर ही दूं। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि ये वाला जो कार्बन है ये मेरे पास कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5, और ऊपर ही ऊपर आपको पता है क्या आ जाता है, CH2OH, कार्बन संख्या 6।
ये आपका क्या आ चुका है, कार्बन नंबर 6। इसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब नेक्स्ट देखो, अशाखित भाग में तो कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड हो जाएगा, 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड हो जाएगा, सेम एमिलोस की तरह ही। अब बात आती है शाखित भाग में। तो शाखित भाग में जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है वो कार्बन संख्या 1 और 6 के बीच में बनता है। तो इस कार्बन संख्या 1 के बिल्कुल सीधे में मेरा कार्बन संख्या 6 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इस 1 के बिल्कुल पैरेलल, यानी कि मेरा कौन सा आ जाना चाहिए, कार्बन नंबर 6 आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कार्बन नंबर 6 मेरे पास कौन सा होता है, CH2OH। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, कार्बन नंबर 6 कौन सा है, CH2OH। और CH2OH अटैच है एक पाइरेनोस वलय से। ध्यान से देखोगे, CH2OH कैसी वलय से अटैच है, पाइरेनोस वलय से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इधर और बना देता हूं मैं इसी प्रकार की वलय। ठीक है, चाहो तो आप और भी बना सकते हो, नहीं सफिशिएंट है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है, और यदि बनाना चाहो तो और बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट वलय। अब देखो यहां पर मेरा कार्बन नंबर, इनकी भी बैलेंसी कंप्लीट कर दो। और ऊपर ही ऊपर यहां पर भी कौन आ जाएगा आपका, CH2OH। हर किसी में ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ब्रांच से शाखा जुड़ती चली जाएंगी कंटिन्यू। ठीक, अब देखो मैं इन पर ग्रुप लगा रहा हूं। अब आपको पता है सभी इकाइयां कौन सी है, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर OH सभी में कहां आएगा, नीचे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर के कार्बन को ही आप कवर अप कर लो सभी में, जिससे प्रॉब्लम नहीं आए। अब आपको पता है थर्ड नंबर के कार्बन पर OH हमेशा कहां आता है, ऊपर। तो 1 2 3 पर OH कहां आ जाएगा आपका, ऊपर। इसमें भी 3 नंबर पर OH कहां लगा दोगे, ऊपर। ठीक है, बाकी सभी में OH कहां आता है, नीचे। तो देखो OH इस पर, OH यहां पर, OH यहां पर भी, और इसी प्रकार इसमें भी क्या करोगे, इसी प्रकार इसको भी कंप्लीट कर लोगे। अब आपके पास केवल एक ही काम बचा, हाइड्रोजन लगाकर बैलेंसी कंप्लीट करने का। तो यहां से देखोगे ये हाइड्रोजन, सभी पर हाइड्रोजन लगाकर बैलेंसी को क्या कर दोगे आप, कंप्लीट। इसी प्रकार नीचे वाली इकाइयों की भी करोगे। अब इसको टफ बिल्कुल भी ना समझें आप, क्यों? क्योंकि सभी इकाइयां सेम ही तो बन रही है। यदि एक इकाई आप बना सकते हो तो आप तो अनगिनत इकाई बना सकते हो, क्योंकि सभी इकाइयां सेम ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। क्लियर है, सभी की वैलेंसी ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब आपको पता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड सीधी श्रृंखला में तो कहां बनेंगे, कार्बन संख्या 1 और 4 के बीच में। इसकी भी नंबरिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये 1, ये 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। सबसे पहले मैं अशाखित में बॉन्ड बना देता हूं, कार्बन संख्या 1 और 4 के बीच में। तो कार्बन संख्या 1 ये रहा मेरा, 4 ये रहा। तो यहां से मैं H2O को हटाऊंगा तो केवल क्या बचेगा मेरे पास, एक ऑक्सीजन एटम। ध्यान दो, यहां से OH और OH, एक H2O को हटा दो, क्या बचेगा आपका, ऑक्सीजन एटम। क्लियर है। ठीक, इसी प्रकार ये भी एक अशाखित भाग हो जाएगा सीधा। तो यहां पर भी क्या करोगे आप, यहां से भी H2O को हटाकर क्या लगा दोगे, एक ऑक्सीजन। तो ये मेरा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन चुका है कार्बन संख्या 1 और 4 के बीच में। अब बात आती है शाखित में। तो शाखित का 1 नंबर का OH ये रहा, और CH2OH में OH ये रहा। OH और H, यहां से H2O को बाहर निकाल दोगे आप, और H2O को बाहर निकालोगे तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, एक ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या बन चुका है, 6 और 1 के बीच में, 6 और 1 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन चुके हैं। और सभी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड आपके अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड हैं। ठीक, अच्छा, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पर क्यों, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड है तो मेरे को ब्रांच इधर भी चलानी होगी,
इधर भी चलानी होगी, इधर तो चल ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ से ब्लॉक हो चुकी है, आगे इधर से बॉन्ड बन चुका है, तो इधर बढ़ानी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आपको तरीका बता ही दिया, यहाँ से हटाओगे, इधर आप ऑक्सीजन लगाकर इधर से यूँ कंटिन्यू कर दोगे। इसी प्रकार यहाँ से भी आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लगाकर और यूँ कंटिन्यू कर दोगे, और यहाँ से भी इसी तरह से क्या करोगे, आप ऑक्सीजन लगाकर और यूँ कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी, यही कहलाएगी आपकी एमिलो पैक्टिन की हावर्त संरचना। क्या बोलेंगे इसको हम, एमिलोपेक्टिन की हावर्त स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से देखोगे और पॉज लेकर आप बड़ी आराम से इसे उतारोगे, और मैं तो ये कहूंगा कि आप स्वयं प्रैक्टिस करोगे इसे बनाने की, और फिर बाद में मैच करोगे कि आपने सही बनाई है या गलत बनाई है। 2-3 बार प्रैक्टिस में ये आपको काफी अच्छे ढंग से आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो एमिलोपेक्टिन की हावर्त संरचना होती है ये, और एमिलोपेक्टिन जो होता है वो आपका आयोडीन के साथ क्रिया नहीं करता है। मतलब क्रिया, तो ये कहने का मतलब ये है कि आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला रंग नहीं देता है, जबकि एमिलोस हमारा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू रंग दे रहा था। क्लियर? तो ये आपका स्टार्च यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है, और स्टार्च का मेनली काम क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी स्टार्च आपका काम आ जाता है। ठीक है, और लॉन्ड्रीज वगैरह जो होती हैं, जहाँ पर कपड़े वगैरह धुले जाते हैं, वहाँ पर भी स्टार्च काम में आता है आपका। स्टार्च का जलीय विलयन कॉलाइडी प्रकृति का होता है। स्टार्च जो होता है ये हमारे भोजन का प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, और जंतुओं के भोजन का प्रमुख अवयव सेलुलोस होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम एमिलोपेक्टिन के बाद सेकंड टॉपिक की, सेलुलोस, जो कि सेकंड आपका पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेलुलोस की। सेलुलोस एक पॉलीसैकेराइड होता है, इसका फॉर्मूला भी C6H10O5 की होल पावर n होता है। यह आपका एक सम पॉलीसैकेराइड है। सम पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हो गया आपका, सभी इकाइयां एक समान ही होंगी। यह एक अनअपचायक शर्करा होती है। अनपचायक शर्करा से मतलब क्या होगा कि कार्बन संख्या एक जो एल्डिहाइड वाला है सभी इकाइयों में बॉन्ड बनाने में व्यस्त होगा, और इस कारण से यह फेलिंग विलियन टॉलेंस रिएजेंट का अपचयन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, फेनल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ओसाजोन नहीं बनाएगा। तीसरी बात, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो ये एक अनपचायक शर्करा होती है। यह भी स्वादहीन होती है, और इसे भी अशर्करा कहा जाता है, यानी कि अशर्करा के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, यह एक रेखीय बहुलक होता है। कैसा है ये, रेखीय होता है, यानी कि इसमें शाखा नहीं पाई जाती है, या फिर इसे आप कह सकते हो यह अशाखित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो जल अपघटन कराने पर सभी इकाइयां बीटा डी प्लस ग्लूकोज की बनती हैं। सभी इकाइयां कौन सी होती हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज की होती हैं। ठीक है, जैसे इसका जल अपघटन कराया जाए C6H10O5 प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्लियर है? तनु अम्लों की उपस्थिति में इसका क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा, और C6H10 और 2 12 एंड 5 एंड 1 6 और N मॉलिक्यूल, और सभी इकाइयां बीटा डी प्लस ग्लूकोज की होती हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात आती है ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडी बंद, इसको बीटा ग्लाइकोसाइडी बंद भी आप बोल सकते हो, क्योंकि सभी इकाइयां कैसी हैं, बीटा। तो ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के मध्य में बनती हैं। ठीक है, अब देखोगे मैं इसकी हावर्त स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखोगे। तो सबसे पहले मैं बीटा इकाइयां बना लेता हूं पाइरेनोस स्ट्रक्चर में।
1 2 एंड थर्ड। बैलेंस ही आप कंप्लीट करोगे। और ऊपर कौन आ जाएगा, सभी जानते हो CH2OH 6 नंबर का कार्बन। अब नेक्स्ट बात आती है कि बीटा है, और बीटा का मीन्स क्या होगा, 1 नंबर कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाले सभी कहां आते हैं आपके ऊपर। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर OH कहां लगा दोगे, ऊपर। बाकी थर्ड नंबर के कार्बन पर OH हमेशा कहां आता है आपका, ऊपर ही आता है। बाकी सभी में कहां आएगा, नीचे। तो इसमें भी नीचे, यहां पर आपका नीचे हो जाएगा। कंप्लीट हो चुके हैं सभी। इसमें भी आप क्या कर लोगे, कंप्लीट इसमें आ चुका है, यहां पर OH, यहां आ चुका है, यहां पर OH और यहां पर लगा हुआ है। बैलेंस ही कंप्लीट करोगे हाइड्रोजन एटम लगाकर। बैलेंस ही इसकी कंप्लीट करके अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड की। तो देखो इस इकाई का ये कार्बन संख्या 1 है और ये कार्बन संख्या 4 है। ये कार्बन संख्या 1 है और ये कार्बन संख्या 4 है। ठीक, ये कार्बन संख्या 1 हो जाएगा और ये कार्बन संख्या आपका 4 हो जाएगा। अब ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड यदि हम इसमें बनाएं तो ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, यहां से OH और यहां से OH। तो क्या बाहर निकल जाएगा आपका H2O मॉलिक्यूल। तो यहां से H2O को हटा दोगे आप और क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से मैं ही हटा सकता हूं क्योंकि मेरे बोर्ड पर इंक को मिटाया जा सकता है। आपके लिए ये अलग से ही बनाना होगा, इसलिए आप पहले इसको रफ में बनाएं और फिर हटाकर डायरेक्ट कॉपी में हार्वर्ड संरचना बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार यहां से भी क्या करोगे, OH को हटाकर यहां पर केवल ऑक्सीजन लगा दोगे। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है यहां पर। ठीक है, क्लियर। ये आपके बीटा ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बन चुके हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहां से ऑक्सीजन को यूं अटैच कर सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप करना। हाइड्रोजन तो यहां पर लगा हुआ है ही नीचे, आप चाहो तो ऑक्सीजन को इस तरह से भी लगा सकते हो आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैं सजेशन यही दूंगा कि आप तो जैसा आपने सीखा है उसी प्रकार से आप लगाओगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात अब आती है कि इसको भी हम आगे क्या कर दें, ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बना दें और इधर से इसको भी क्या करोगे आप, ऊपर तक लगा लोगे। ये क्या प्रदर्शित कर रही है कि श्रृंखला इधर भी चल रही है और ये इधर भी चल रही है। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच में आपका ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड बन चुका है और ये कंटिन्यू इधर से भी कर दिया आपने, इधर से भी कर दिया, और ये आपकी हो जाती है सेलुलोस की हार्वर्ड संरचना। यह आपकी सेलुलोस की हार्वर्ड संरचना कंप्लीट होती है। सेलुलोस का उपयोग किया जाता है गन कॉटन बनाने में। इसके अलावा रेयॉन, ये एक पॉलीमर होता है रेयॉन, इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेलुलोस एसीटेट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कई कंपाउंडों के निर्माण में सेलुलोस का उपयोग किया जाता है। अब सेलुलोस की और स्टार्च की स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम अभी जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, इस कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट की हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरे पास था ग्लूकोज। नंबर 2 पर हमने पढ़ा था फ्रक्टोज। ध्यान से देखोगे आप तो ग्लूकोज को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था आपका। एक तो था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और एक था बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दोनों की स्ट्रक्चर आप पर आनी चाहिए, दोनों की स्ट्रक्चर को आप डायरेक्ट ही समझोगे।
ये स्ट्रक्चर यदि आप पे डायरेक्ट आती हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट में यही हमारे बार बार काम में आ रहे थे। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, अल्फा का मीन्स क्या होता है कि OH राइट साइड में, जो कहाँ जाएगा, नीचे। थर्ड नंबर पर OH हमेशा ऊपर ही ऊपर आता है, और ऊपर आपका कौन हो जाएगा, CH2OH। बाकी सभी में OH कहाँ आएगा, नीचे, और ये आपकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। बीटा स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर OH ऊपर ले लोगे, थर्ड पर हमेशा ऊपर होता ही है, और ये आपका CH2OH। ठीक है, बाकी आप क्या करोगे, यहां से बैलेंसी कंप्लीट करोगे OH इन बचे हुए ग्रुपों पर लगाकर। हाइड्रोजन, यहां से भी आपका हाइड्रोजन, यह आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट सेकंड पर हमने पढ़ा था फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था, एक था अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज और दूसरा था बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज को कैसे बनाया जाता है? सेकंड कार्बन जो होता है वो 5 नंबर के कार्बन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अल्फा का मीन्स क्या हो जाएगा कि OH जो है आपका राइट साइड में और नीचे, और ऊपर कौन आ जाएगा, CH2OH। 1 2 3 पर OH हमेशा कहाँ आता है, ऊपर, और लास्ट में आपका CH2OH। बैलेंसी कंप्लीट करोगे OH लगाकर, यह आपका क्या हो जाता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। बीटा डी माइनस फ्रक्टोज के लिए आप क्या करोगे, बस ये ग्रुप चेंज करना है आपको, ऊपर OH नीचे CH2OH, बाकी थर्ड पर तो OH ऊपर आता ही है, इसका सेम टू सेम उतार दोगे बचा हुआ। ठीक है, यह आपका हो जाता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। एक स्ट्रक्चर आपने गैलेक्टोज की भी पढ़ी थी। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर हमारे लैक्टोज में काम आती है, इसलिए इसकी भी हावर्थ स्ट्रक्चर हमसे बनानी आनी चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर सेम ग्लूकोज की तरह ही होती है। मैं यहां पर जो गैलेक्टोज है वो बीटा वाला बना रहा हूं, ठीक, या अल्फा और बीटा हम दोनों ही इसको बना लेते हैं। गैलेक्टोज, अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। अल्फा इकाई कैसे बनाओगे आप, और बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। बीटा इकाई भी इसी प्रकार से आप बना लोगे, ये सेम ग्लूकोज की तरह ही बनेगा आपका। सबसे पहले अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा, OH को आप नीचे लगा दोगे राइट साइड में, थर्ड पर OH ऊपर, और फोर्थ में भी OH कहाँ आता है, ऊपर, और ऊपर ही ऊपर CH2OH। बचे हुए OH आप लगाकर बैलेंसी को क्या कर दोगे, कंप्लीट। ये आपका क्या हो जाता है, अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। बीटा बनाना है, फर्स्ट को ही चेंज कर दोगे केवल, बाकी सभी सेम रहेगा। 1 2 3 पर OH ऊपर, 4 पर भी ऊपर, और ऊपर ही ऊपर कौन आ जाएगा, CH2OH। बैलेंसी कंप्लीट करोगे OH लगाकर, यह आपका हो जाता है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। क्लियर है। नेक्स्ट हमने डाइसैकेराइड में सबसे पहले पढ़ा था सुक्रोज। सुक्रोज के जल अपघटन से हमें दो इकाइयां प्राप्त हुई थी। एक तो हमें प्राप्त हो गई थी कौन सी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ऊपर इसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और दूसरी इकाई जो हमें प्राप्त हुई थी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इसकी स्ट्रक्चर भी मैं ऊपर बना चुका हूं। कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 2 के मध्य में ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड था। ग्लूकोज का कार्बन संख्या 1 और फ्रक्टोज का कार्बन संख्या 2। नेक्स्ट हमने पढ़ा था माल्टोज। माल्टोज के जल अपघटन से हमें दो इकाई अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की ही प्राप्त हुई थी, और ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के बीच में था। नंबर 3 पर हमने पढ़ा था लैक्टोज। लैक्टोज के जल अपघटन से हमें एक इकाई तो बीटा डी प्लस गैलेक्टोज और दूसरी इकाई हमें
बीटा डी प्लस ग्लूकोज की प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड एक इकाई के कार्बन संख्या 1 और दूसरी इकाई के कार्बन संख्या 4 के बीच में था। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा था स्टार्च। स्टार्च हमने दो भागों में बांट लिया था। एक था एमिलोस। एमिलोस में जो जल अपघटन है उससे सभी इकाइयाँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की प्राप्त होती हैं, और जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है आपका कार्बन संख्या 1 और 4 के बीच में बनता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन के जल अपघटन से सभी इकाइयाँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की प्राप्त होती हैं, और यहाँ पर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड शाखित भाग में कार्बन संख्या 1 और 6 के बीच में, और अशाखित भाग में कार्बन संख्या 1 और 4 के बीच में था। C1 एंड C6 ये आपका शाखित और ये आपका अशाखित भाग। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक सेलुलोस। सेलुलोस में जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है वो 1 और 4 के बीच में बनता है, और यहाँ पर सभी इकाइयाँ जल अपघटन से बीटा डी प्लस ग्लूकोज की प्राप्त होती हैं, और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कार्बन संख्या 1 और 4 के बीच में ही बनता है। तो ये आपका कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का क्विक रिवीजन है। यदि ये आपको ये याद है कि कौन सी इकाई के या किसके जल अपघटन से कौन सी इकाइयाँ बनती हैं और क्या क्या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इनमें पाया जाता है, किस किस के बीच में होता है और कैसे बनाया जाता है, तो कंप्लीट आपका कार्बोहाइड्रेट ये बोर्ड पर बना हुआ है। पॉज लेकर इसको आप उतार लोगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पॉलीसैकेराइड को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर आकर हमारा कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।